नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हम थोड़ा सा ध्रुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपको पता ही होगा कि ध्रुपद जो है वो भारतीय संगीत की एक प्राचीन गायन शैलियों में से एक है और ये बहुत ही प्रचलित रही है और आज भी कहीं ना कहीं इसका अस्तित्व है, आप जानते ही होंगे। तो देखिए, ध्रुपद ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे फिर वो म्यूज़िक से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, उन सभी एग्ज़ाम में ये गायन विधाएं जितनी हैं हमारी, या गायन शैलियाँ जितनी हैं, उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्रबंध पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो ध्रुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो चीज़ें आज हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो देखिए, इतिहास देखेंगे, मतलब देखेंगे कि ध्रुपद का विकास कैसे हुआ। ये भी देखेंगे कि किसने इसको आविष्कार किया, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी 4 बानियाँ हैं जो आपको अगर पता हो तो, और ध्रुपद की कितनी परंपराएं हैं वो पढ़ेंगे। ध्रुपद की ताल क्या है या उसकी विशेषता क्या है वो देखेंगे, और ध्रुपद गायन के जितने कलाकार हैं हम उनके बारे में भी आज पढ़ेंगे। तो देखिए, ध्रुपद का अर्थ, जैसे कि आप इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है कि ध्रुपद शब्द जो था ना, वो ध्रुव तथा पद दोनों के संयोग से बना है। ध्रुव और पद का ही एक समावेश है। देखिए, ध्रुव का मतलब क्या है। देखिए, ध्रुव का मतलब है स्थिर, अटल, अचल पद। और देखिए, पद का मतलब तो आपको पता ही है कि पद का मतलब होता है कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसका कोई एक अर्थ निकलता है। ओके, तो गीत की वह विशिष्ट रचना जो ठहरी हुई हो, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, उसको क्या बोलेंगे? ध्रुपद, ध्रुवपद कहेंगे, अगर हम ध्रुव और पद को दोनों को मिला देंगे तो। अब देखिए, ध्रुपद क्या है? एक निबद्ध गान शैली मानी गई है जिसमें स्वर, पद, ताल का एक सुंदर समावेश होता है। ठीक है, ध्रुपद जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा एक म्यूजिकल फॉर्म है, इंडियन म्यूजिकल फॉर्म है, जो कि प्राचीन समय से ही प्रचलित रहा है। ये एक निबद्ध गान की श्रेणी में आएगा। भारतीय संगीत में प्रचलित विभिन्न गीत शैलियों में ध्रुपद का जो स्थान रहा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। अब देखिए, इधर लिखा है कि ध्रुपद एक ऐसी गीत विधा है जिसमें पद एवं ताल एक सुनिश्चित सुव्यवस्थित रूप में स्वर ताल में निबद्ध होते हैं। स्वर, राग, लय, ताल और पद अपने शुद्ध शास्त्रीय और परंपरागत रूप में विद्यमान रहते हैं। तो ये जो है ध्रुपद का अर्थ या परिभाषा है। अभी देखिए, ध्रुपद की उत्पत्ति के बारे में ना बहुत ज़्यादा मतभेद हैं। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि ध्रुपद का जो उत्पत्ति हुई थी वो प्रबंध से ही हुई थी। आपको पता होगा, ध्रुपद गायन से पहले प्रबंध गायन जो था वो प्रचलित था, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा ही है। अब ये भी बोला जाता है कि ध्रुपद की उत्पत्ति मंदिरों एवं देवस्थानों के गीतों से भी मानी गई है। और एक जो सबसे ज़्यादा मान्यता जिस मत को दी गई है वो ये है कि ध्रुपद की उत्पत्ति जो है वो 15वीं शताब्दी से मानी गई है। ठीक है, और इसका जो आविष्कार किया था वो किसने किया था राजा मान सिंह तोमर जी ने। ये भी बोला जाता है कि सालग सूड प्रबंध के ध्रुव अंग से जो है वो ध्रुपद की उत्पत्ति हुई थी। मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये प्रबंध से उत्पन्न हुआ है, ऐसा माना जाता है। और फिर प्रबंध के भी कौन से टाइप से हुआ है ये भी मैंने आपको जो है यहाँ बता दिया है। देखिए, शारंग देव जी ने ध्रुपद को ना शुद्ध गीति के अंदर रखा है, और वही मतंग जी ने किस पे रखा है? चौकशा गीति के अंदर रखा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ज़रूर याद होना चाहिए। तो देखिए, वही सेम चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि ध्रुपद की जो उत्पत्ति है वो 15वीं शताब्दी में मानी गई है, और ग्वालियर के जो राजा मान सिंह तोमर जी थे उन्होंने इसका आविष्कार जो है वो किया है, ऐसा बोला गया है। अब देखिए, ध्रुपद के लक्षण के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि ध्रुपद का लक्षण है क्या। तो देखिए, ध्रुपद के लक्षण के बारे में सबसे पहले जिसने व्याख्या की थी वो थे भाव भट्ट जी। और कौन से ग्रंथ में की थी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने अपने ग्रंथ अनूप संगीत रत्नाकर में जो है वो ध्रुपद के लक्षण का वर्णन किया था। और वो लक्षण क्या थे, तो चलिए देखते हैं। उन्होंने बोला था कि संस्कृत एवं मध्य देशीय भाषा के साहित्य से सुशोभित 2 या 4 वाक्यों से युक्त। मतलब उन्होंने बोला था कि जो सेंटेंसेस होंगे वो तो संस्कृत होंगे, या फिर वही जो आम
बोल भाषा उस टाइम पे रही होगी, उसी के साहित्य से जो है वो सेंटेंस बना हुआ होगा। और क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि राग अलाप से युक्त। ओके, और क्या था, पदों का जो है समावेश इसके अंदर होगा, और ये मुख्यतः श्रृंगार रस और भावों से परिपूर्ण होगा। तो ये सारे ध्रुपद के लक्षण हैं, जिसके अंदर देखिए इधर लिखा है उद्ग्रह, ध्रुव, अंतरा और आभोग जो है वो पाए जाते हैं। ऐसा किसने बोला, ऐसा भाव भट्ट जी ने बोला। तो देखिए भाव भट्ट जी ने जब ये बोला हुआ है, तो देखिए इधर ये जो टर्म है उद्ग्रह, ध्रुव, ये आपको पता होगा कि प्रबंध का ही कहीं ना कहीं ये धातु में से जो है वही सेम चीज़ है यहाँ पे जिसकी बात हो रही है। तो शायद यही एक रीज़न हो सकता है कि ध्रुपद का जो आविष्कार है या उत्पत्ति जो है वो कहीं ना कहीं प्रबंध से मानी गई होगी। अब देखिए अबुल फजल ने भी ध्रुपद के लक्षणों के बारे में कुछ कहा है। उन्होंने क्या कहा है कि ध्रुपद 3 या 4 लयबद्ध, देखिए लयबद्ध पंक्तियों से निर्मित पद होते हैं। ठीक है, इन ध्रुपदों का विषय प्रधानता उन व्यक्तियों की प्रशंसा होती है जो अपने गुणों के कारण प्रसिद्ध होते हैं। मतलब देखिए ध्रुपद के अंदर क्या होता है, इसमें ये बोला जा रहा है कि जो बड़े लोग होते हैं, जो शौर्य लोग होते हैं, जैसे पुराने टाइम पे क्या होता था, राजा महाराजा होते थे, है ना, तो उनकी प्रशंसा में ही क्या होता था, ध्रुपद लिखे जाते थे। तो वो पद कैसे होते थे, उनकी प्रशंसा में होते थे, है ना, उनके गुणगान जो है वो उन पद में निर्मित होते थे। तो देखिए आरंभ में जो था ना ध्रुपद, वो आगरा और ग्वालियर के आसपास प्रदेशों में प्रचलित रहा था। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। और देखिए ध्रुपद का जो विकास क्या माना गया है, ध्रुपद का विकास माना गया है कि प्राचीन काल में ध्रुपद जो था ना वो संस्कृत श्लोकों को गा के हमारे जो ऋषि मुनि थे वो भगवान की आराधना करते थे। दूसरा पॉइंट हमें क्या मिल गया कि ध्रुपद के अंदर देखिए राजा महाराजा या किसी का भी आप एक तरीके से गुण तो गा ही रहे हो, जैसे पीछे मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप उसके अंदर उनके गुण तो गा रहे हो। अब दूसरा हमें क्या मिल रहा है कि इसमें क्या होता था, ध्रुपद के अंदर भगवान की आराधना भी होती थी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और क्या बोला गया है कि भरत ने जो ध्रुवा गीत का जो उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में वर्णन किया था, उसको ही मध्य युग में क्या बोला जाने लगा, ध्रुवपद। और फिर आज के टाइम पे इसको मतलब आधुनिक समय में उसको क्या कहा जाने लगा, ध्रुपद कहा जाने लगा, जैसा कि आपको पता ही होगा। और देखो भरत ने ना ध्रुवा गीत के कितने अंगों का वर्णन किया है, आपको पता होगा, उन्होंने 18 जो है अंगों का वर्णन जो है वो किया है। तो उन्होंने बोला है कि ध्रुवा क्या है, एक काव्य स्वर तथा छंद में बद्ध रचना है। ठीक है, जिसके सुनिश्चित अंग थे तथा उस गीत में वर्ण, अलंकार, ग्रह आदि का संबंध अखंड रूप से सुनियोजित था, है ना, तो वो ध्रुव था। तो उसी को शायद बोला गया है कि आज के टाइम पे ध्रुपद कहते हैं उसको। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 17वीं शताब्दी तक, अब देखिए 15 शताब्दी में तो बोला जाता है कि आविष्कार ही हुआ था। ठीक है, तो उससे पहले ध्रुवा गीत था और फिर उसको ही बोला गया कि वही ध्रुपद हो गया आगे चल के। और देखिए 17वीं शताब्दी या अकबर और मानसिंह के समय तक जो ध्रुपद गायन जो था वो एकदम बहुत ज़्यादा अस्तित्व में आ गया था और एकदम फेमस भी हो चुका था। अब देखिए ऐसा भी कहा जाता है कि जो शाहजहाँ, आपको पता होगा, एक शासक रहे हैं, ठीक है, रूलर रहे हैं, वो मुगल रूलर थे। तो आपको पता होगा कि ये ना ध्रुपद बड़े चाव से सुनते थे, और ऐसा ये भी बोला गया है कि इन्होंने ध्रुपद का संग्रह भी जो है वो किया था। अब देखिए ध्रुपद का उद्गम ग्वालियर व उसके आसपास के देशी लोक गीतों से हुआ, ये भी एक मतभेद है जो माना जाता है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए लिखा है कि ध्रुपद में लय व ताल कैसे होते हैं। चलिए वो देखते हैं। देखिए ध्रुपद का जो संगत है ना, ध्रुपद गायन के साथ जिस वाद्य का जो संगत होता है वो मृदंग या पखावज पे ही होता है। पुराने टाइम से यही होता हुआ आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट लिखा है कि ध्रुपद खुले बोलों की ताल के साथ बजाए जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो खुले बोल वाले ताल कौन से हैं, 4 ताल है। ठीक है, सूल ताल है, झंपा है, तीव्रा ताल है और ब्रह्मा ताल है। ध्रुपद के अंदर विशिष्ट लयकारियाँ हैं, वो बहुत ही चाव से प्रयोग करी जाती हैं, मतलब गाई जाती हैं, चाहे फिर वो आड़ी लय हो या सीधी लय हो, मतलब इसमें हर तरीके की जो लयकारी है वो ध्रुपद के अंदर दिखाई जाती है। देखिए ध्रुपद के ना 4 अंग भी हैं। ठीक है, जैसे प्रबंध के धातु थे उद्ग्रह, ध्रुव और मेलपाक, आभोग, जैसे ये 4
प्रबंध के धातु थे ना, उसी तरीके से ध्रुपद के कुछ अंग हैं या भाग हैं जो माने गए हैं। भाव भट्ट जी ने भी क्या किया था, जब लक्षण बताए थे तो उन्होंने 4 अंग बताए थे। वो कौन से थे? उद्ग्रह, ध्रुव, अंतरा और आभोग। पर आज के टाइम पे जो ज़्यादा 4 अंग या 4 भाग जो हैं प्रचलित हैं ध्रुपद के, वो कौन से हैं? स्थाई, आप जानते ही होंगे, अंतरा, संचारी, आभोग। नेक्स्ट देखिए ध्रुपद में भाषा। देखिए सबसे पहले तो संस्कृत भाषा थी, ठीक है। ध्रुपद जो थे पहले के टाइम पे संस्कृत भाषा में ही गाए जाते थे। बाद में ये देशी भाषाओं में भी गाने लगे और उसके बाद आजकल तो ये उर्दू में भी और ब्रिज और हिंदी में भी गाए जाते हैं। अब देखिए ध्रुपद की कुछ विशेषताएं हैं जो हम पढ़ लेते हैं। देखिए ध्रुपद गायक को ना कलावंत भी कहते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और ध्रुपद गायकी जो है एक जोरदार गायकी है और ये शुद्ध गायन शैली है। मतलब इसमें आप क्या करते हो ना कि स्वरों की शुद्धता या शब्दों की जो शुद्धता है उसको एकदम मेंटेन करके रखते हो। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वरों का प्रयोग जो है वो सीधा तथा कैसा रहता है? शुद्ध रहता है। अब देखिए इसमें भाव पक्ष की अपेक्षा में ना कला पक्ष जो है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब इसके अंदर कला पक्ष को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। अगर आप ध्रुपद के अंदर लयकारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो सबसे पहले उसका अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी है कि ध्रुपद के लिए देखिए खुली गायकी है या जोरदार अगर गायकी है तो आवाज़ भी आपकी वैसी होनी चाहिए, है ना। तो ये इसमें कला पक्ष को जो है अधिक महत्व दिया है। इसमें कर्ण मुर्की का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गमक का जो प्रयोग है हालांकि इसमें भरपूर होता है। स्वरों का खुला प्रयोग है और आकार की ताने या ताने जो हैं वो इसमें वर्जित होती है। एक चीज़ और नोट करिए कि ध्रुपद को ना पुरुष प्रधान गीत बोला जाता है और ऐसा भी बोला जाता है कि ये मर्दाना गीत है, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर आवाज़ जो है वो खुली होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए ध्रुपद की ना बानियां हैं। अब ये बानियां क्या है पहले हम ये समझते हैं। तो देखिए बानी का वैसे साधारण रूप में अर्थ देखेंगे तो बोली ही होता है ना। तो फिर भातखंडे जी ने भी यही बोला कि ये जो स्वर आश्रित जो गान होते हैं और जो स्वर आश्रित गान शैलियाँ होती हैं वही ध्रुपद की बानियाँ होती हैं, या जो गीतियाँ हैं वो भी ध्रुपद की बानियाँ होंगी। तो अब देखिए ऐसा भी बोला जाता है, जैसे स्वामी प्रज्ञानंद जी कहते थे कि प्रबंध पहले 4 ढंग से गाए जाते थे। तो जो ढंग है ना उसी को बानी के नाम से आगे बोला जाने लगा। मतलब आप किस अलग अलग तरीके से, अब ऑब्वियसली अगर 4 ढंग है तो चारों ढंग अलग होंगे ना। तो इसीलिए ध्रुपद की 4 बानियाँ निकली थी। एक थी गौबरहार बानी जिसको गोरारी बानी भी बोलते हैं, डागुर बानी, खंडार बानी और नौहार बानी। आप इसी सीक्वेंस में अगर याद करेंगे तो आपके लिए ईजी होगा, क्योंकि देखिए नौहार बानी जो है ना वो 4th श्रेणी के अंदर है। अब देखिए इसमें लिखा है कि अब ये बानियाँ कब प्रचलित हुई। तो ये जो ध्रुपद की बानियाँ थी ये अकबर शासन के काल में प्रचलित होना शुरू हो गई थी। तो देखिए अब सबसे पहली जो बानी है वो है गौबरहार बानी या गोरारी बानी। अब देखिए इसके प्रवर्तक कौन थे? मियाँ तानसेन जी थे। अब गौबरहार बानी को कौन सा पद दिया गया है? इसको राजा का पद दिया गया है, ठीक है। और ये किससे मिलती जुलती है? शुद्ध गीति से ये मिलती जुलती है। अब ये लक्षण प्रसाद गुण जो है इसकी विशेषता है और इसके जो पद हैं वो स्तुति पर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर घसीट और मींड का काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसके अंदर देखिए लयकारी कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शुद्धता जो है वो बनाए रखना चाहते होंगे, इसीलिए इसके अंदर लयकारी मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना कि कलाकारी जो है वो कम दिखाई जाती है। इसकी गति जो है वो बहुत ही धीरे होती है और अति विलंबित होती है, ठीक है। वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इसकी भाषा है गोरारी। मतलब ग्वालियर में जो भाषा यूज़ होती थी पहले उसको गोरारी बोला जाता था, तो शायद यही एक रीज़न है। और आप जानते होंगे तानसेन जी कहाँ से थे? ग्वालियर से ही थे, है ना। तो ये रीज़न हो सकता है कि इसकी भाषा जो थी वो कैसी थी? गोरारी थी। और इसका रस कैसा था? शांत था। नेक्स्ट बानी है डागुर बानी। इसको मंत्री का पद दिया गया है और ये भिन्न गीति से मिलती जुलती है। इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक हैं ब्रिज चंद्र जी। अब देखिए इसमें जो स्वर का प्रयोग है ना वो टेढ़ा और विचित्र होता है। और देखिए डागुर बानी के अंदर ना बीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसके अंदर बीन और कंठ साधना मतलब बीन की भी शिक्षा दी जाती थी और गायकी भी सिखाई जाती थी। मतलब जब भी इस बानी को आप सीखते थे तो इसमें बीन जो है वो भी सिखाया जाता था और गायन तो सिखाया जाता ही था। देखिए इसमें कंठ स्वर साधना जो है उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था।
क्योंकि देखिए स्वरों का अगर प्रयोग टेढ़ा और विचित्र है तो उसके लिए आपका गला, आपका कंठ जो है वो ऑब्वियसली अच्छे से तैयार होना चाहिए, तो इसीलिए शायद इसमें कंठ स्वर साधना बहुत ज़्यादा थी। प्रधानता कैसी है, ये सरलता और लालित्य से भरपूर है। मींड का जो इसमें देखिए प्रयोग है वो वक्र है, वहीं गौबरहार बानी के अंदर मींड का प्रयोग कैसा है, अधिक है, ठीक है। और इसमें जो गमक प्रयोग होता है वो कौन सा है, विलक्षण गमक होता है। इसके अंदर मतलब स्वर लक्षण दिए हैं, मतलब स्वर प्रयोग के लिए 10 विशिष्ट लक्षण भी दिए गए हैं। भाषा कौन सी है, डांगरी। ओके, नेक्स्ट बानी है खंडार बानी, जिसको सेनापति का पद दिया गया है और इसके प्रवर्तक कौन रहे हैं, राजा समोखन जी। ये वैसरा गीति से मिलती जुलती है, ठीक है। इसकी शैली कैसी है, वाद्य आश्रित है। ओके, इसकी गति भी कैसी होती है, अति विलंबित होती है, और इसके अंदर गमक जो है वो जल्द और तेज रूप से प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नौहार बानी। ये देखिए चौथी श्रेणी की बानी के अंदर आएगा, ठीक है, और इसको सेवक का पद मिला हुआ है। इसके प्रवर्तक है श्री चंद्र राजपूत जी, और ये गौड़ी गीति से मिलती जुलती है। अब देखिए इसमें एक स्वर से 2-3 स्वरों को लंघन करके जो है गायकी जो होती है वैसी होती है। कोमलता जो है इसके अंदर अधिक है, स्वरों का लगाव सरलता से भरा हुआ है, और गमक जो है वो उछाल के रूप में होते हैं। तो ये हमारी सारी बानियां हो गई। अब देखिए ध्रुपद की कुछ परंपराएं निकली, जैसे जैसे घराने होते हैं ना, तो आप उसी तरीके से समझ सकते हो। तो इसके अंदर 4 जो मुख्यतः परंपरा थी या घराने थे ध्रुपद के, वो थे, तो हम उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली थी दरभंगा परंपरा या ध्रुपद का दरभंगा घराना। अब देखिए इसका जो संबंध है ना वो स्वामी हरिदास जी से और तानसेन की शिष्य परंपरा से है। ये अब देखिए, अब तानसेन की शिष्य परंपरा से है तो इसका एक रीजन हो सकता है कि इसकी बानी कैसी होती होगी, गौबरहार बानी ही होती होगी। अब देखिए इस घराने में सभी ध्रुपद मलिक घराने से भी संबंधित है। देखिए इसकी हिस्ट्री है जो मैंने यहाँ लिखी है, तो वो भी अभी हम पढ़ेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे। तो देखिए जो इसके संस्थापक हैं वो है राधा कृष्ण जी और कर्ताराम, मतलब ये दोनों भाई थे। इन दोनों भाई ने ही इस परंपरा को स्थापित किया था। अब देखिए वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ये दोनों भाई अपनी शिक्षा जो है वो किससे ले रहे थे, भूपत खान जी से ले रहे थे संगीत की शिक्षा, ठीक है। जब इन्होंने अच्छे से सीख लिया तो भूपत खान ने क्या किया कि एक नवाब से, ठीक है, इनके एक नवाब थे, उनके सामने कार्यक्रम करवाया और उसमें इन दोनों भाइयों ने गाया। जब उन्होंने गाया तो उनकी कला से प्रभावित होके इस नवाब ने क्या किया कि इनको अपने दरबार में दरबारी गायक के स्थान पर नियुक्त कर लिया, ठीक है। फिर उसी बीच क्या हुआ, दरभंगा के जो नरेश थे वो लखनऊ में आए हुए थे तथा इनकी गायकी से प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया, इन दोनों भाई को वो अपने साथ कहाँ ले गए, दरभंगा ले गए, और यहाँ पे आके इनको जागीर प्रदान कर दी और इन्हें यहाँ का दरबारी गायक जो है वो नियुक्त कर लिया। और इसी कारण से इस दरभंगा घराने को मलिक घराना जो है वो कह के बुलाए जाने लगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है डागुर परंपरा। इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, पर जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ लिखी हुई हैं कि इसके संस्थापक का नाम आपको पता होना चाहिए, जो है बहराम खान। इन्होंने बाबा कालिदास परमहंस से संस्कृत का अध्ययन किया था और संगीत की जो शिक्षा है वो ली थी। नेक्स्ट है बेतिया परंपरा। अब देखिए बेतिया जो है ना वो बिहार के चंपारण जिले का मुख्य नगर था, ठीक है। मतलब इसमें लिखा है कि बेतिया रियासत में संगीत का पोषण कब से शुरू हुआ था, तो वो राजा जुगल किशोर सिंह के समय से शुरू हो गया था। तो राजा जुगल किशोर सिंह के ये 2 बेटे थे, ठीक है, जिन्होंने ध्रुपद की शिक्षा किससे ली थी, नेपाल के शिव दयाल मिश्रा जी से ली थी। अब ये इन्होंने क्या किया था, इन दोनों को बहुत अच्छे से ट्रेन कर दिया था और इनको चारों बानियाँ जो है वो आती थी, मतलब ध्रुपद की चारों बानियाँ इन्हें आती थी। पर मेनली जो इस परंपरा के अंदर बानियाँ निबद्ध होती थी वो कौन सी होती थी, गौबरहार की और खंडार बानी की होती थी। दूसरी परंपरा है विष्णु परंपरा। ये जो है ज़्यादातर वाद्य के लिए प्रचलित रहा है, ठीक है। इसके जो प्रतिष्ठापक थे वो थे स्वामी सत्यानंद जी। इसके अंदर शुरुआत में गमक का प्रयोग जो था वो वर्जित था और इसकी गति कैसी थी, सरल थी। ओके, अब देखिए ध्रुपद के कुछ कलाकारों के नाम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, जो ये सारे गायक कलाकार हैं, ठीक है। अगर कोई और कलाकार हैं जिनके बारे में आप जानते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। देखिए मान सिंह तोमर जी, स्वामी हरिदास जी, तानसेन जी, बेजू बावरा जी,
उमाकांत गुंडेचा या रमाकांत गुंडेचा, ये दोनों ना गुंडेचा ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं, आप जानते होंगे। इन दोनों का संबंध डागर परंपरा से है। पंडित ऋत्विक सान्याल, इंदिरा किशोर मिश्र, इनका जो संबंध है वो बेतिया घराने से है। सिया राम तिवारी, राम चतुर मलिक, राम कुमार मलिक, अभय नारायण मलिक, ये सारे दरभंगा परंपरा से रिलेटेड हैं। और कोई नाम अगर आप जानते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बहुत ही जल्द जितने हमारे म्यूज़िकल फॉर्म है ना, उसका पूरा एक मैराथन लेके आऊँगी, जिसके अंदर जितने भी म्यूज़िकल फॉर्म है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए।